Welcome to Kanooni Charcha. Today I am going to discuss the provisions of section 125 of Code of Criminal Procedure 1973. The new provision relating to 125 you will find in BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सेक्शन 144 ये जो सेक्शन 125 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की 1973 इसके बदले अभी जो नई सेक्शन 144 जो BNSS में आई है 2023 जो 1 जुलाई 2023 को लागू हो चुका है। नया जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हम उसको जो कहते हैं BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये दो सेक्शंस ये सेक्शन 125 ये रिलेट्स टू जो मेंटेनेंस है कि कौन क्लेम कर सकता है और कौन ग्रांट करता है। तो क्लेम वाइफ करती है, चिल्ड्रन करते हैं, फादर हैं, ये लंबी बातें हैं मैं इसमें आज मैं टच करूंगा। सिर्फ वाइफ जो क्लेम करती है मेंटेनेंस, जहाँ जो चाइल्ड करता है मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड एंड फ्रॉम हिज और हर फादर चाइल्ड इन केस ऑफ ए चाइल्ड। तो ये है कौन कर सकता है। ऑब्वियसली एक वाइफ जो अनएबल टू मेंटेन, जो अपने आप को जो गुजारा भत्ते के लिए ऑब्वियसली वही अप्लाई करेगी जो खुद नहीं कमाती हो और वो किसी वजह से वो अपने आप को अपना भरण पोषण ना कर सकती है। तो अनएबल टू मेंटेन ऐसा सेक्शन 125 में है। और आगे क्या है, मैजिस्ट्रेट ने जो ग्रांट करना है मेंटेनेंस तो ऑब्वियसली एक पटिशन लगेगी मैजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लगेगी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देखेगा। और जब वो एक तो इंटरम मेंटेनेंस भी ग्रांट होता है, जब आजकल प्रोविजन भी है, पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी साइटेशन उसके अभी 125 में इंटरम मेंटेनेंस का भी प्रोविजन आया है। तो मैं बड़ा इसमें स्टार्ट करूंगा इसको। तो आगे हम चलते हैं कि वाइफ की डेफिनेशन में कौन आता है। तो वाइफ की डेफिनेशन में ये है कि जो वाइफ इंक्लूड की गई है डाइवोर्सी आल्सो, जिसका डाइवोर्स हो चुका है या जिसने डाइवोर्स ले लिया है, जो भी है ड्यू प्रोसेस से। और ये आगे हम और चलते हैं जो आगे जो लॉ चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं। तो अब जो लिव इन रिलेशन में लोग हैं वो वाइफ है, फीमेल पार्टनर है, शी कैन आल्सो क्लेम मेंटेनेंस। तो उसमें है प्रिजम्पशन एक ड्रॉ की जाएगी कि भाई ये लिव इन रिलेशन वाले हैं तो ये ऐसे उसको भी वाइफ की डेफिनेशन में आप एक प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आज मैं एक केस डिस्कस करने जा रहा हूं जो सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट की भी उससे थोड़ा सा उसको भी टच करूंगा और ये भी करूंगा जो वाइफ की डेफिनेशन है। तो इस केस में ये केस है ये बादशाह वर्सेस सऊ उर्मिला बादशाह गोडसे एंड अनदर ऑन। ये डिसीजन इसका आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 18 अक्टूबर 2013 की ये जजमेंट है। तो इसमें क्या था, जैसे एक आप जो डेफिनेशन आप पढ़े सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज है तो ये है कि जो मैरिज है वही कर सकता है जो इंटर इनटू मैरिज करने की कंडीशन है सेक्शन 5 जिसका पहले सपोज ना हो। मीन अगर जो मेल है हस्बैंड है, जब हस्बैंड बनने जा रहा है तो उसकी अपनी कोई वाइफ नहीं होना चाहिए अर्लियर टू द मैरिज इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर उल्टा है, अगर वाइफ है तो उसको भी ये दूसरा उसका कोई पहला हस्बैंड नहीं होना चाहिए। मीन
ये एक बात है। तो उसकी वायलेशन अगर होती है, जिसका हस्बैंड, जो हस्बैंड अगर शादी करता है, अगर उसकी पहले वाइफ है, तो वो अगर नई शादी करता, सेकंड मैरिज करता है, जब वाइफ है उसका अगर हस्बैंड है वो सेकंड मैरिज करता है, तो वो वाइड मैरिज, नल्टी मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हो जाती है, ऐसा ये कानून कहता है। अभी हमारा इस केस में जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कानून का राइज हुआ है, हुआ क्या, ये जो मैरिड था, जो आप कह सकते हो इस केस में जो पिटिशनर है बादशाह यूमिस, ये मैरिड था, इसके 2 बच्चे भी थे पहली वाइफ से। तो बाई कंसीलिंग, बाई बीइंग प्लेइंग फ्रॉड, बाई डुपिंग, जो इसने धोखाधड़ी से ये सेकंड मैरिज कर ली, किसके साथ, जो इस केस में रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, तो धोखाधड़ी से उसको बिना बताए कि मैं आगे मैरिड हूं और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैरिज हो गई। तो जब इस मैरिज से एक बच्चा हुआ, जो सेकंड मैरिज है, जो ये आप कह सकते हो उर्मिला बादशाह ये है गोडसे, और उसके साथ उसके बच्चा का भी ये आप कह सकते हो जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 2, जो इस केस में है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो मैं थोड़ा सा फैक्ट्स में, तो इसमें मेंटेनेंस क्लेम किया, ये सारे फैक्ट्स रखे कि भाई ये धोखाधड़ी से सेकंड मैरिज है, तो उसने एक प्ली लेने की कोशिश की, जो जनरली लेते हैं कि सेकंड मैरिज जो है, सेकंड मैरिज अगर कहीं हुई है और वाइफ क्लेम करती है सेकंड वाइफ, तो वो मेंटेनेंस लेने के लिए इंटाइटल नहीं है। वो बाई टचिंग सेक्शन, मैंने पहले ही कहा 5, और वो एक मैरिज आप नल्टी कह सकते हो, शी वुड नॉट बी regarded as, considered as legal wedded wife, ये जो in terms of section 5 रेड विद सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ये इसमें प्ली ली जाती है। लेकिन ये अवाल वो है, ये जो बात हुई इस जजमेंट में, तो पहले भी इसकी जजमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक जो आदमी गलती करता है, ही कैन नॉट बी टेक बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग। एक तरफ वो ड्यूप करता है, जो धोखाधड़ी करता है, मैरिज करता है सेकंड, और फिर कहता है कि मैं मेंटेनेंस देने, आई एम नॉट हियर टू मेंटेन द सेकंड हिज वाइफ। तो आपको पता है वाइफ यू हैव मैरिज, तो इस केस में ये सिर्फ कन्फाइन किया उन्होंने मेंटेनेंस के बारे में। तो मैंने फैक्ट्स तो जुबानी बता दिए आपको, यही फैक्ट्स यू विल फाइंड इन दिस जजमेंट। तो जिसका मैंने रेफरेंस है, मैं बिल्कुल रेलेवेंट पैरा पढ़ूंगा, 2 पढ़े, ताकि ये लंबा ना जाए एपिसोड। पैरा 16 और 17 जो रेलेवेंट है, मैं उसको, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, when the marriage between the respondent one means the wife, and petitioner was solemnized, petitioner had kept the respondent number 1 in a dock about her first marriage. A false representation was given to respondent number 1 that he was single and was competent to enter into marital tie with respondent number 1. This has been proved before the magistrate court. Magistrate court granted the maintenance, and this order of magistrate was upheld in revision before the court of session. Again, the order was assailed before the Honorable High Court, but again the order of both, you may say, this magistrate and in the revision of court of session was upheld. Then again the petitioner husband approached the Supreme Court of India, this by way of this special leave petition, and ghost in this case where a man marries second time by keeping that lady in dock about his first marriage and having a surviving this wife. This is the only way to set
two sets of judgment can be reconciled and harmonized. Now I will come to para 17, which is also relevant to the issue raised in uh, this special leave petition. In such cases, purposive interpretation needs to be given to the provisions of section 125 Code of Criminal Procedure while dealing with the application of destitute wife or helpless children or parents under this provision. The court is dealing with the marginalized section. The purpose is to achieve social justice, which is the constitutional vision enshrined in preamble of the Constitution of India. Preamble to the Constitution of India clearly signals that we have chosen the democratic path under the rule of law to achieve the goal of securing for all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity. It specifically highlights achieving their social justice. Therefore, it becomes the bounden duty of the courts to advance the cause of social justice. While giving interpretation to a particular provision, the court is supposed to bridge the gap between law and society. Of the late, in this very direction, it is emphasized that courts have to adopt different approaches in social justice adjudication, which is also known to as social context adjudication, as mere adversarial approach may not be very appropriate. There are a number of social justice legislation giving special protection and benefits to vulnerable groups in the society. This is, and that social justice demands that the vulnerable section of the society, including, obviously, you can include wife and children in the present case, they should not suffer because they have no alternative means to survive. Provision section, this para 19, provisions of maintenance would definitely fall in this category, which aims at empowering the destitute and achieving social justice or equality and dignity of the individual. While dealing with the cases under this provision, drift in approach from adversarial legislation to social contact adjudication. This is what that social justice, Article 21, you may say, of the Constitution of India provides that there should be a right to life, and in many judgments you will find the interpretation is like this, that life should be dignified. Dignified how? A wife who is not having money for her survival and she is living a life of destitute can, what is the principle of Hindu personal law, have developed in an evolutionary way out of concern for all those subject to it so as to make fair provision against destitution. The manifest purpose is to achieve the social objective for making bare minimum provision to sustain the members of relatively smaller social groups. I mean, we have to save the wives, vulnerable group of the society, wives, children who are suffering because their recognition in money matters is not. Now I will go finally in this. In taking the aforesaid view, we are also encouraged by following the observation of this court in Captain Ramesh Chandra Koshal versus Beena Koshal. In the judgment they have considered and accordingly. The brooding presence of constitutional empathy for weaker sections like women and children must inform interpretation if it has to have social relevance. So viewed, it is impossible to be selective in picking out
that interpretation out of two alternatives, which advances the cause of delicts. Delicts. For aforesaid reasons, we are not inclined to grant leave and dismiss this petition. This SLP, special leave petition, was dismissed. No permission was not granted. Summary of this judgment of the relevant provisions you will find under 125, and its corresponding provisions are in 144 of BNSS 2023, which has been made applicable from 1st July 2024. ये क्या है, इसमें क्रक्स क्या है? इस जजमेंट का क्रक्स यही है कि अदरवाइज ये एक सेटल्ड लॉ है और काफ़ी जजमेंट इसमें है, तो कि जो सेकंड मैरिज करती है, जो सेकंड वाइफ है, अपेरेंटली अगर आप देखोगे, शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी मेंटेनेंस, उसको कोई मेंटेनेंस गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी मैरिज जो है वो वाइड है, नल्टी है इन द आइज ऑफ लॉ। जो मैंने सेक्शन 5 और 11 अगर दोनों पढ़ेंगे टुगेदर तो हिंदू मैरिज एक्ट की, यू विल फाइंड दैट जो लीगल वेडेड वाइफ आप उसको नहीं समझ सकते। जो डेफिनेशन है 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो वाइफ की डेफिनेशन में नहीं आता। हाँ, एक्सटेंड की गई है वाइफ की डेफिनेशन में, तो इंक्लूड करता है डाइवोर्स, जो डाइवोर्स का जो हो चुका है और टिल शी रीमैरिज, वो उसको भी मेंटेनेंस है। और भी है, और भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो लिव इन रिलेशन में जो लोग हैं वो भी मेंटेनेंस, जो फीमेल पार्टनर वो भी क्लेम कर सकता है, और उसके जो डोमेस्टिक वायलेंस में भी स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट कर दिया है लिव इन रिलेशन वाला, वो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ले सकता है। तो ये, और इस केस में क्या है, इसमें धोखाधड़ी हुई किसके साथ? वाइफ के साथ। उसको नहीं बताया गया, हस्बैंड नहीं बताया जिससे वो कि मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं पहले ही शादीशुदा हूं। ऐसा नहीं है। उससे मैरिज की, सेकंड मैरिज, और उसका एक बच्चा हुआ, और बाद में इसी ग्राउंड पे कि जो सेकंड मैरिज है वो सेकंड मैरिज इसने सोलेमनाइज की है, फिर ये धोखाधड़ी है। तो इसमें एक स्पेशल जो केस है उसमें सोशल जस्टिस की बात हुई। वनरेबल जो सेक्शन है सोसाइटी की, जो हम समझते हैं वीमेन को और चिल्ड्रन को, उनके बारे में सोशल जस्टिस का भी एक एंगल टच किया ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये होल्ड किया कि भाई ये इसमें दोनों मेंटेनेंस दे सकते हैं। जो जजमेंट जो है, ये जजमेंट है 18 अक्टूबर, मैं पहले भी बता चुका हूँ 2013 की। इसमें जो जस्टिस थे, 2 जजेस थे इसमें, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई एंड जस्टिस AK सीकरी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट मेरे नोटिस में आए, तो मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल कंसेप्शन यही है कि इसकी सेकंड मैरिज हो गई, जो हिंदू मैरिज की वायलेशन में है सेक्शन 5 और 11, आई एम रिपीटिंग अगेन, तो वो मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंग्विश किया, अलग किया, और कहा कि जहाँ पे धोखाधड़ी की है, हस्बैंड ने कंसील किया है फैक्ट, तो उसमें वो मेंटेनेंस वाइफ ले सकती है, बच्चा ले सकता है। और आगे हम और आ सकते हैं कि ये एक सोशल जस्टिस को भी टच किया है, सोसाइटी को देखते हुए कि ये दोनों हैं मनोरस, और जहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट ने अपनी फाइंडिंग दी आफ्टर हैविंग एविडेंस, ये सारे फैक्ट्स उसने प्रूव्ड पाए, और अकॉर्डिंगली रिवीजन में भी अपहेल्ड रहे और हाई कोर्ट में भी अपहेल्ड रहे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो पिटिशनर ने अप्रोच किया था बाय वे ऑफ SLP, तो उन्होंने डिक्लाइन किया इसकी एडमिशन, परमिशन टू एडमिट इट। तो अकॉर्डिंगली दिस केस वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ दिस obviously wife and child and against the petitioner husband। मुझे लगता है ये काफ़ी आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।